ओके, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर मैंने आपको पूरे डिटेल्स दिए थे कि अलग अलग मॉडल्स क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन क्या है। एंड फिर मैंने लास्ट में आपको लाइट के बिहेवियर के बारे में डिस्कशन किया था, याद है आपको? एंड उस लाइट के बिहेवियर में जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ था कि लाइट के पास डुअल नेचर है, एंड वो डुअल नेचर में वेव नेचर भी है एंड पार्टिकल। एंड फिर हमने वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब के रिलेशन देखे थे, इन सब की एनर्जी का। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि वेव नेचर, अगर आप किसी पार्टिकल किसी लाइट का देख रहे हो या किसी भी कोई भी चीज़ अगर वेव नेचर शो करता है तो उसके अंदर डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। गॉट इट? तो आज हम लोग उसका पार्टिकल नेचर देखेंगे। ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, लिखो फिजिकल इवेंट्स which can be described only by particle nature of light, which can be described only by particle nature of light। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला चीज है वो आता है बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तीसरा आता है, पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड तीसरा आता है बेटा वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी variation of specific heat capacity with temperature at lower temperature। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि आप लाइट के वेव बिहेवियर से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो इनमें जो हम लोग सबसे पहला करते हैं वो कौन सा है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो क्या होता है एक आइडियल ब्लैक बॉडी, किसको बोलते हैं? तो आइडियल ब्लैक बॉडी इज दैट जो इधर से आने वाले किसी भी टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और एमिट भी कर सके। तो लिखो एन आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन हेडिंग डाल के उसके अंदर लिखना, एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज दैट विच कैन एब्जॉर्ब all type of radiation and can emit also। वैसे एमिशन तब है जब मान लो पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो चुका है, अदरवाइज ब्लैक बॉडी का काम सिर्फ किसका है? एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो आप एब्जॉर्प्शन पे अंडरलाइन। ठीक है, ओके। तो अब देखो आइडियली कोई भी चीज अगर आप देखो तो कोई रेडिएशन आता है तो कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है ना? सारे सरफेसेस ऐसे होते हैं। तो हम ऐसा कैसे बनाए? तो बोलते हैं कि एक हॉलो आप हेमीस्फेरिकल स्फेरिकल चीज ले लो और उसमें एक पोर क्रिएट कर दो जिससे लाइट, और अंदर का जो पेंट है वो ब्लैक कर दो। तो इससे क्या होगा, जब लाइट जाएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद अगर अंदर ही रह गया तो पूरी तरीके से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। दैट्स हाउ दे डेवलप। तो लिख लो, इस तरीके से डेवलपमेंट है। यहाँ से लाइट है which is entering and it is undergoing multiple reflection inside, multiple reflection।
और हर बार रिफ्लेक्शन के बाद वो कुछ ना कुछ पोर्शन उसका एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो क्या इसका ऑब्जर्वेशन क्या था? ये एक्चुअली मैक्स प्लैंक ने जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इस ब्लैक बॉडी में जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं जो लाइट ले करके ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो hν या 2hν या 3hν हो सकती है। और बाद में चल करके इसको मैनिपुलेट किया गया कि ये जो लाइट है ना, लाइट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि ये क्या है, पैकेट्स के फॉर्म में। और एक पैकेट को उन्होंने नाम दिया वेव पैकेट, क्योंकि तब तक वो श्योर नहीं थे कि ये पार्टिकल है। एंड इसको क्वांटम भी बोलते हैं। एक सिंगल को क्या बोलते हैं? क्वांटम। और उन्होंने बताया कि एक सिंगल पैकेट की जो एनर्जी होती है वो E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। ये उन्होंने एक्सप्रेशन दिया। लिखो, एज पर मैक्स प्लैंक द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड or emitted by any body, the energy absorbed or emitted by any body is in discrete quantity, is in discrete quantity. Energy absorbed or emitted by any body is in, किस में होता है? Discrete quantity. Discrete quantity. Got it now? Okay. That is light consists of wave packets. Light consists of wave packets. Light consists of wave packet. और एक वेव पैकेट की एनर्जी कितनी होती है? जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल वेव पैकेट इज नोन एज 1 क्वांटम। और उसकी एनर्जी कितनी होगी? hν। लिखो ये बात। द एनर्जी ऑफ द सिंगल पैकेट, वेव पैकेट विल बी hν, E इज इक्वल टू hν। एंड सिंगल वेव पैकेट को बोलते क्या है बेटा? क्या बोलते हैं? क्वांटम। सभी को समझ में आ गया ये बात? बोलिए। अब आप इसमें एक और चीज लिखिए। देखो यहां पे H क्या है? H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। गॉट इट? किसकी वैल्यू है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट की। एंड न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। है ना? और एक बात बताओ, ये जो E इज इक्वल टू hν लिखा है, क्या इसको मैं hc बाई लैम्डा लिख सकता हूं क्या? कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है यानी स्पीड, वो हमेशा फिक्स रहता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ सकती है? c बाई, एंड दैट्स हाउ वी आर राइटिंग दिस। गॉट इट ना? बोलो। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, राइट इट डाउन। फाइंड द एनर्जी इन, किस में बताना है? मैं बता,
Find the energy in electron volt of a single wave packet. Find the energy in electron volt of a single wave packet of the radiation having wavelength 5000 angstrom. 5000 angstrom. डू इट बेटा। मैं आपको बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, सॉरी जूल होती है यहाँ पे ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कूलम में, और जब आप वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हो तो वो एनर्जी का यूनिट हो जाता है। तो करिए आप। चलो कर लिया, आओ देखते हैं। मैंने वेवलेंथ कितना दिया बेटा? 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? क्यों चाहिए मुझे ये? ताकि मैं एसआई यूनिट में बदल सकूं। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू कितनी है? 6.626 इंटू 10 के पावर। सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है? तो सॉल्व करो। तो 10 के पावर को पहले इकट्ठा कर लेते हैं। ये 3 एंड 10 मिलके यहाँ पे -7 हो जाएगा बेटा, और -7 ऊपर आकर के +7 हो जाएगा। तो 8 एंड 7 मिलके कितना हो जाएगा? 15 +15 एंड -34, तो ये आएगा 6.626। तो -19 आ गया ये, और ये सब देखो कट करके क्या हो जाएगा? जूल बचा क्या? कितना आंसर है? ये मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 3. अरे सब करने के बाद ना, इंटू 10 के पावर -19 जूल। और आपको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी जूल होती है, तो यानी 1 जूल की वैल्यू कितनी होगी? 1/1.6 इंटू 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सुनो, तो इस जूल के जगह पे रख लो 3.56 10 के पावर -19 इंटू 1/1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये +19 -19 गया? बोलो ना। और 3.56/1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ रहा है? 2.2 समथिंग। बोलो। .22 अप्रॉक्स। ये सुनो, तो देखो एक तो तरीका ऐसा है आप पूरा निकालने के लिए, लंबा चौड़ा कहानी, मतलब 2 बार 3 बार वेरी करना पड़ेगा। एक तरीका और भी है निकालने का। वो कैसे? कि अगर आपको क्योंकि देखो C कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, तो क्यों ना मल्टीप्लाई करके और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो कांस्टेंट आ रहा था वो सारा वो सब डिवाइड करके इसी एनर्जी को वी कैन राइट एज 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, देन इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारा वैल्यू एच सी एंड जो जूल आ रहा था उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये फैक्टर आता है करके
है ना, यहाँ नैनोमीटर रखना है। तो अगर आप इसी से डायरेक्ट निकालते तो क्या आता, 1242 अपॉन लैम्डा। मैंने कितना दिया था लैम्डा, 5000 एंगस्ट्रॉम। बेटा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर होता है, मालूम है। एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 के पावर। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि 10 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू 1 नैनोमीटर। बोलो ना, अरे ये -10 मीटर था, इंटू 10 करोगे तो -9, और ये भी -9 बोला। तो इसका मतलब जो हमें 5000 लिखा हुआ था, डिवाइडेड बाई 10 कर दो तो 500 नैनोमीटर आएगा। यहाँ 500 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, करेगा तो 5 2 जा, बोलो 2.4 के आसपास आ रहा है। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वहां पे भी हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है तो जाकर के, तो मतलब ये वैल्यूज नियरली बराबर ही है, आसपास ही है। तो आप इसको यूज करोगे डायरेक्टली, ठीक है। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करते सारी वैल्यूज डाल करके तो इसी के आसपास आता, तो यूज करोगे डायरेक्ट। अब कभी भी एनर्जीज आ जाए तो किस में यूज करोगे, 1242 बाई लैम्डा। ध्यान रखना लैम्डा कौन से यूनिट में होना चाहिए, नैनोमीटर में। और यूजुअली आंसर मतलब क्वेश्चन में आपको नैनोमीटर में देगा, या मीटर में देगा, या एंगस्ट्रॉम में, यही 3 चीज में देता है, और बाकी चीजों में नहीं देने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, इन सब में आपस में क्या कैसे यूज। हाँ बेटा, किया आप लोगों ने, क्या है आंसर? आओ देखते हैं। देखो मैं डेटा इसलिए घुमा रहा हूं ताकि आपको वैल्यूज में एकदम क्लैरिटी आ जाए। मैंने कितना दिया है बेटा वेवलेंथ इस बारी? कितने लोग ये समझ पाए कि सेंटीमीटर को मैं इतना लिख सकता हूँ, मीटर? सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 के पावर -2। ये दोनों मिला के कितना हो गया? तो ये कुछ और नहीं बल्कि 2 एंगस्ट्रॉम है, ये सुनो। अच्छा चलो, लेकिन आपको जो एनर्जी निकालनी थी, या तो आप ऐसा ही यूनिट रख करके निकाल लो। दूसरा तरीका मैंने बताया 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब आएगा जब ये नैनोमीटर में रहे। तो एक बारी पहले हम देख लेते हैं कि नैनोमीटर और मीटर में रिलेशन क्या होता है। तो आपको मालूम है ना 10 के पावर -9 मीटर इज बिकम्स 1 नैनोमीटर। तो यार यहाँ -9 लेके आओ ना, तो क्या लिख सकते हो इसको, इसको अलग कर लो, 2 इंटू 10 के पावर -1 इंटू 10 के पावर -9 मीटर। तो ये जो 10 के पावर -9 है यही क्या है, नैनोमीटर। और ये 0.2, तो क्या आ गया आंसर, 0.2 नैनोमीटर। तो यार ये उठा के डाल दो बेटा यहाँ पे, क्या जाएगा आंसर, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये आ जाएगा 12420 अपॉन 2, कटा दो इसको, 6 टाइम में जाएगा, और ये 210 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6210, यानी 6.2 इंटू 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे इतना भी लिखोगे चलेगा। समझ में आया क्या? हाँ, क्या कर रहे हैं शिव, क्या किया था, ये तो गलत बात है। नहीं, एकदम नहीं, एक्सेप्टेड नहीं है, ये सब गलतियां नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, ठीक है। सभी को क्लियर है? हाँ, किसी का आया था? आया था, वेरी गुड वेरी गुड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट?
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ऐसा है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अगर मेटल प्लेट होना एक्सपोज किया जाए इसको रेडिएशंस के साथ, तो इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हुए डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से KE1, KE2, KE3, KE मतलब काइनेटिक एनर्जी, K1, K2, K3 भी मान लो उसको। और इसको अगर प्रॉपर सेटअप बनाओ, ढंग से सेटअप बना दो, ढंग से सेटअप बना दो, तो ये इस पे अगर तुम लाइट गिराओगे ना, तो इधर से इधर की तरफ अपने आप क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे जिसके वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। ये सुनो, आप यहां वोल्टेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी रखोगे तो भी ये करंट आ जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है वोल्टेज पे डालोगे तो और जल्दी आएंगे अदरवाइज। तो यानी फोटोन से, लाइट से हमने क्या जनरेट कर लिया, करंट। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक। लिखो, व्हेन अ मेटल सरफेस is exposed to the radiation of appropriate frequency, when metal surface is exposed, when a metal surface is exposed to the radiation of appropriate frequency, तो क्या होता है, the electrons are ejected from the metal surface. Electrons are ejected from the metal surface which produces electricity, which produces current and electricity. Photoelectric effect. This phenomena is known as photoelectric effect. सबको क्लियर है? बोलिए। बहुत बढ़िया बात है, इतना अच्छा क्लैरिटी और क्या चाहिए हमें। इसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी कुछ कहानी समझते हैं, ठीक है, क्या क्या हुआ इसमें, फिर उसके बाद समझेंगे कैसे पार्टिकल नेचर पे पहुंचते हैं। तो इसमें ऐसा देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी एक लेवल के नीचे लेके आ रहे हैं, तो एक वैल्यू से जस्ट नीचे कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी हो ही नहीं रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा। अब दिमाग में लोगों को ये डाउट आ रहा है कि अगर लाइट वेव है तो वेव इज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी, मतलब अगर आपको 1 सेकंड में 10 जूल मिल रहा है तो 1 सेकंड और वेट करोगे 10 जूल और मिल जाएगा, टोटल 20 जूल मिल जाएंगे। टाइम कम ज्यादा लग सकता है बट एनर्जी जितनी आपको चाहिए उतनी मिलेगी। ये फिलॉसफी किसकी है, वेव की। तो इलेक्ट्रॉन नेचुरली निकल कैसे रहा है बाहर, बाय एक्सेप्टिंग एनर्जी फ्रॉम द लाइट। तो अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो 2 मेगाहर्ट्ज पे निकल जा रहे हैं और 1.99 मेगाहर्ट्ज कर रहा हूं तो निकल ही नहीं रहा है, ये तो बड़ा वियर्ड सा बात हुआ कि आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी डिप किए हो तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाना चाहिए बट निकलना तो चाहिए ना, क्योंकि एनर्जी तो दे ही रहे, लेकिन निकलता ही नहीं है। और मजे की बात, जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो रेडिएशन का तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं उनमें जो वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, यानी जिसको के मैक्स बोलते हैं, वो देखा गया कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो वो भी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं तो वो भी घट रहा है। फिर तीसरा चीज देखा गया, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी का मतलब खूब सारे फोटोन भेज रहे हैं, खूब सारे वेव पैकेट्स भेज रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता है। सो काइनेटिक एनर्जी
इज अफेक्टेड ओनली बाई, ये भी एक ऑब्जर्वेशन। तो अब ये सारे चीजों को जब कंपाइल किया तो आइंस्टीन साहब एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि यार देखो, अगर ये कंटिन्यूस एनर्जी का सोर्स होता लाइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर तरह के फ्रीक्वेंसी के लाइट से मिलना चाहिए। एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे जाने से नहीं मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब लाइट इज नॉट अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूस एनर्जी, रादर इट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको उन्होंने नाम दिया फोटोन का। पहले इसी का नाम क्या था? क्वांटम। बाद में इसका नाम क्या हो गया? फोटोन। और ये जो मेटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मेटल में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं भाई। यहाँ न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन भी है, ये इलेक्ट्रॉन भी है, वैलेंस शेल में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इन पे टकराता है, इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं और अंदर वाले से मान लो टकराइए निकल, तो नेचुरल सी बात है सभी की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। इनमें किसकी ज्यादा होगी? जिसको निकलने में सबसे कम एनर्जी खर्च हो। ठीक है, ओके। तो लिखना शुरू करो इसके बारे में, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला लिखो, if the frequency of the light is decreased below a certain value, कौन सा है वो सर्टेन वैल्यू जिसके नीचे जाने में प्रॉब्लम होती है? ब्रैकेट में लिख लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते, थ्रेशोल्ड, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में न्यू नॉट। If the frequency of the light is decreased below a certain frequency known as threshold frequency, photoelectric effect is not observed. Photoelectric effect is not observed. Photoelectric effect is not observed. अगला लिखो, if the frequency of the light is increased, Ke max of electrons increases. Ke max, Ke max का मतलब इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, electron coming out with maximum kinetic energy, K max increases. Got it? Okay? अच्छा बताओ, K max increase करेगा तो एक टर्म होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यू नो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है ना, बोलो ना। अब मैं अगर इसको स्टॉप करना है तो कितने लोग कह रहे हैं यहां नेगेटिव चार्ज डाल दो सर, यानी यहां पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। तो जब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव डालोगे तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी और एक टाइम आएगा जब ये इस प्लेट तक पहुंचेगा ही नहीं। तो वो वोल्टेज जिस पे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच नहीं पाता है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड, minimum reverse potential applied to stop the photocurrent is known as stopping potential. Is known as stopping potential. तो एक बात बताओ, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को और काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिलेट करोगे? मान लो ये Ke max वाले हैं ये, तो यहां पे चले थे तो Ke max था, धीरे 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 इसकी स्पीड कम होती गई, यहां तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो गई। तो यहां पे क्या है इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्टिंग में क्या था? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के क्या बोल सकता हूं
कि पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एट द बिगिनिंग काइनेटिक एनर्जी पूरा कन्वर्ट हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी, Q इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी को K ही रहने देते, K मैक्स। कोई प्रॉब्लम? यहाँ Q क्या है उस पर? E बोलो तो E इंटू वोल्ट इज इक्वल टू K मैक्स, ये रिलेशन। तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब V स्टॉपिंग पोटेंशियल इज K मैक्स बाई E, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल V, मतलब ये कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द फिजिकल पैरामीटर बाय विच वी आर मेजरिंग काइनेटिक एनर्जी। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, वो दिखेगा तो नहीं ना बेटा, तो वो आ रहा है और उसका K मैक्स कितना है ये कैसे निकाल सकते हैं? तो निकाल ही नहीं सकते, हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं? रिवर्स पोटेंशियल लगा करके देखते हैं कि फोटो करंट आ रहा है, अच्छी बात है, अब वोल्टेज और बढ़ाते हैं। फोटो करंट अभी भी आ रहा है, अच्छी बात है, वोल्टेज और बढ़ा दिया, तो एक टाइम आएगा जब वोल्टेज इस लेवल पे आ जाएगा कि फोटो करंट आना बंद हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले लेकिन वो यहां तक, तो वो कम से कम वोल्टेज जिस पे ये फोटो करंट ना जनरेट कर पाए उसी को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? इससे काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है प्रैक्टिकली कितना है इलेक्ट्रॉन का। क्या समझ में आया मेरी बात? बोलो आगे समझ। ठीक है, कोई तकलीफ? तो लिखो ये बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलिए क्या करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का? इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ओके, अगला पॉइंट क्या बताओ? K मैक्स इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। कितने फोटोन आपने भेजे हैं उस पे नहीं, एक फोटोन की एनर्जी कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस बात को भी लिखो, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है? डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? बोलिए, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो यहां तक क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम? ग्रेट। अब देखो मेरी बात समझना है यहां पे ना। अब जब इसको कंक्लूड किया गया तो ऐसे कंक्लूड किया गया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, कंटिन्यूअस नहीं है, और इसको क्या बोला नाम? फोटोन। और इस फोटोन की एनर्जी कितनी है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h इंटू न्यू। गॉट इट ना? द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h इन, ये वही कहानी है जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में था, थोड़ा और क्लियर हुआ। वहां हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की बात करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ये बोलते हैं कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो रहा है, ये वन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन हो रहा है ये 1-on-1। कहने का मतलब ये H नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है विद द Ke मैक्स, तो एक का एक के साथ कोलिजन हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है
कि सर ये बताओ, हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किसी न किसी फोर्स एंड एनर्जी से बधा हुआ है। अंदर वाले थोड़े ज्यादा एनर्जी से, इधर वाले और कौन, एकदम सरफेस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम एनर्जी से। तो कौन से वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा? के मैक्स आएगा ना, बोलो, यही है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ना, जितने से ये बंधा हुआ है यहां से। उस मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। समझ में आया? लिखना शुरू करो। कंक्लूजन क्या है इस चीज का? लाइट कंसिस्ट ऑफ discrete particles. Light consists of discrete particles each particle having energy. Each particle having energy. कितना एनर्जी है पार्टिकल का? Each particle having energy h into nu. Each particle having energy h into nu. Got it? आगे लिखो। The collision between the particles of the light, ब्रैकेट में लिख लो, जिसको फोटोन बोलते हैं, particles of the light which is photon and electrons present in the metal is one on one. वन ऑन वन का मतलब टक्कर सिर्फ एक फोटोन जाकर के एक इलेक्ट्रॉन को होगा। ऐसे नहीं कि 10 फोटोन मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन पे हिट कर दे। द कोलिजन ऑफ द लाइट पार्टिकल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल इज वन ऑन वन। और यही तो रीजन है कि जब आप एक एनर्जी से नीचे पहुंच जाते हो फ्रीक्वेंसी घटा करके, तो इसके साथ टक्कर मार भी रहे तो ये निकल नहीं रहा है। अगर इसके 5 मिलकर के इसके साथ टकरा जाते तो ये निकल जाता। तो मल्टीपल फोटोन कैन नॉट कोलाइड विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। आ रहा है क्या बात समझ में? हाँ, ओके। तो अब ये बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखेंगे और उसमें समझेंगे मतलब क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? वो ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड इसमें क्या रिलेशन है। तो बोलते हैं कि एच न्यू यानी एनर्जी गिवन बाय लाइट, उसको ये पहले तो न्यूक्लियस से जितनी एनर्जी से बाइंडेड, उतना बाउंडेड है, उतनी एनर्जी लेकर के पहले नॉर्मल होता है, फ्री होता है उससे। बाकी बची हुई एनर्जी को किस में ले जाएगा? काइनेटिक में। तो उसी के जो बाइंडिंग एनर्जी, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं? फाई, एंड ये के मैक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज फाई हियर? फाई को बोलते हैं वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? लिखो। वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज work function or threshold energy is defined as the minimum amount of energy required by a metal to remove an electron from metal surface,
to remove an electron from metal surface. To remove an electron from metal surface. Got it? हाँ, अब बताओ, तो ये जो मिनिमम एनर्जी है इसको मॉनिटर कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी हम घटाते जाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी के जैसे ही नीचे गए तो नहीं निकल रहा है। इसका मतलब जो सबसे लिमिटिंग वैल्यू था, जिसको मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहा था, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो निकल रहा है, उसके नीचे जाने पे नहीं निकल रहा है। तो क्या फाई, क्या मैं लिख सकता हूं h इंटू न्यू नॉट होगा, क्योंकि न्यू नॉट वॉज दैट फ्रीक्वेंसी जिस पे वो निकल रहा था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी वो मिनिमम एनर्जी आएगी। तो फाई कैन बी रिटन लाइक दैट। एंड इसी वैल्यू को hc बाई लैम्डा नॉट भी लिखते हैं, और इसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड, हाउ विल यू डिफाइन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? तो बताओ, वेवलेंथ अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एनर्जी कम हो जाएगी ना, और कम करूंगा तो ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे वो लिमिटिंग वैल्यू पे आना है, यानी उतना वेवलेंथ, उतना बड़ा से बड़ा वेवलेंथ जिस पे इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? यानी जिसके बियॉन्ड जाने पे इलेक्ट्रॉन ना निकले। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम, इनवर्सली लिखो ये बात, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। पूरा कहानी लिखते चलो साथ के साथ। Threshold wavelength is defined as the maximum possible wavelength of the light used, at which the maximum wavelength of the light used at which the maximum wavelength of the light used at which, क्या चीज बेटा? At which, बोलिए, sorry, yeah, emission of electron takes place. Emission of electron takes place. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। तो अब अगर इतनी बात आपको समझ आ गई है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये इक्वेशन भी लिख लेना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो था हमारा h nu इज इक्वल टू फाई प्लस के मैक्स। देखो इसके कितने वेरिएशन में कर सकता हूं। दिस इज वन। अनदर इज, कैन आई राइट लाइक दिस, h nu नॉट प्लस के मैक्स। कैन आई राइट लाइक दिस? बोलो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये सुनो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? व्हाट इज दिस? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी मैंने रिलेट कराया था ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? Q इंटू वी। आई कैन रिलेट लाइक दिस। सारे इक्वेशन लिख लीजिए फटाफट। गॉट इट बेटा? सभी को क्लियर है? अब क्वेश्चन कुछ करें इस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे? लिखिए।
देखो a metal having threshold wavelength 1000 angstrom is exposed with the radiation having wavelength 500 angstrom, then find maximum kinetic energy in electron volt and stopping potential in volt. Maximum kinetic energy in electron volt and what? और क्या? Stopping potential. Got it? हो गया? इतने देर में हो जाना चाहिए यार. निकाला? नहीं? आओ चलो देखते हैं. आसान है ये वैसे ही. It is not that tough. You guys have to be little quick in this calculation part में थोड़ा सा ध्यान दो. आओ चलो देखते हैं. देखो इधर. हाँ जी देखो इधर ध्यान से. क्या हो रहा है कि मैंने बोला कि एक मेटल सरफेस है जिस पे एक रेडिएशन गिरा रहे हैं, उसका वेवलेंथ 500 क्या है? एंगस्ट्रॉम. इसका मतलब ये 50 नैनोमीटर है. क्या आप अग्री करते हो? और मैंने बोला ये जो मेटल है इसका लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है? 1000 एंगस्ट्रॉम यानी 100 नैनोमीटर. बोलो बेटा. अब आपको क्या मालूम है? बाई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो एनर्जी है लाइट की मस्ट बी इक्वल टू या एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स. यही है ना? और इस एनर्जी को मैं एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकता हूं. यहां लैम्डा और यहां लैम्डा नॉट. ये लैम्डा नहीं, ये सिर्फ लैम्डा. अग्री कर रहे हो? और प्लस के मैक्स. ये सुनो. और एक बार ही के मैक्स निकल जाए तो काम हो जाएगा. और कितने लोग करें? इसी की वैल्यू तो अभी आपने बताया था सर 1242 बाई लैम्डा नैनोमीटर कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. लैम्डा नैनोमीटर प्लस के ई मैक्स. ये सुनो. तो यार ये बताना लैम्डा नैनोमीटर में कितना है? लैम्डा 50 है. तो आंसर क्या आ जाएगा? 1242 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1242 अपॉन 100 प्लस के मैक्स. इसको एक तरफ कर ले. 1242 को कॉमन ले लो, बाई 50 को कॉमन ले लो. 1 माइनस 1/2 आ जाएगा के मैक्स. ये आ जाएगा 1/2 यानी नीचे कितना आ जाएगा? 100. तो आंसर कितना आ जाएगा? 12.42. अरे 2 माइनस 1 कितना आया? 1/2 एंड 50 इंटू 2 कितना हो गया? 100. 100 से इसको डिवाइड करेगा कितना आएगा? यहाँ से हमारा जो के मैक्स आया है वो आया है 12.42. क्या सबको समझ में आ रहा है? 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बोलो भाई. कितने लोग का आया था आंसर? ये 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब देख इसमें तुझे क्या बताना है बेटा. तुझे मालूम है कि के मैक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. के मैक्स की वैल्यू कितनी है? 12.42. इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर 9 वोल्ट इज इक्वल टू इधर का चार्ज ई इंटू वोल्ट. ये सुनो. तो कितने लोग करे? ई से ये पूरा वैल्यू कट जाएगा. वोल्ट कितना आ गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया? 12 वोल्ट. क्या क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना था, ई हटा देना था बस इसमें.
जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था उसका ई हटा देते, आंसर आया था, क्योंकि इधर भी ई उस साइड भी ई गायब हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? वोल्टेज। क्या सभी को ये बात क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन दूं, लिखो तो। If the work function of a metal is 10 electron volt, the work function of a metal is 10 electron volt, then find the maximum wavelength above which photoelectric effect is not possible. Then find the maximum wavelength above which photoelectric effect is not possible. Report your answer in nanometer. हाँ जी, हो गया बेटा? नहीं, देख बड़ा आसान सा है। कैसे है? देखो इधर ध्यान से ना, देखो इधर ध्यान दो। तो मैंने पूछा है कि आपको फाई दिया हुआ है, कितना दिया है? और मैंने पूछा है लैम्डा नॉट, बताओ। यही है क्वेश्चन ना भाई। वेवलेंथ अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल का मतलब कौन सा वेवलेंथ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यही तो डेफिनेशन था। मैंने वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया। क्या आप लिख लोगे फाई इज इक्वल टू 1242 बाई लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितनी वैल्यू है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1242 अपॉन लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट आ जाएगा, ये नैनोमीटर में रहेगा ना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया तो कितना आ गया? मतलब कितना आसान क्वेश्चन था ये। 12.42 वॉट, सॉरी 124.2 नैनो। डिड यू गेट इट? आसान था ना ये क्वेश्चन, है ना बच्चों? जैसा था। हाँ चलो, ड्रॉ द ग्राफ K max versus frequency, K max versus frequency। अब देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। चलो गो अहेड। मैंने बेसिक सिखाया था ना, ग्राफ वगैरह सब। आइए देखते हैं। देखिए इधर रिलेशन यही था ना, K प्लस फाई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो K को y एक्सिस पे रखना है तो एच न्यू माइनस फाई लिख देंगे। ये तो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, और ये क्या y है, तो y इज इक्वल टू, ये क्या स्लोप है, m इंटू एक्स प्लस सी। तो यहाँ m की वैल्यू h है, c की वैल्यू -5 है, -5 है, मतलब यहाँ कहीं इंटरसेप्ट होगा और स्लोप h है तो वो कांस्टेंट होगा। क्या समझ में आ रहा है? कर लिया बेटा? बोलिए। ग्रेट। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का आएगा तो कर लोगे ना, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। चलो बना के दिखाई दो। इधर मैं लिख रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल और इधर लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी। इसका ग्राफ बनाओ। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल।
स्ट्रेट लाइन पहचानते हो ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ होता है ना। कर लिया? आसान है, देखो कैसे करोगे। k इज इक्वल टू हमारा था k इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू माइनस फाइव था, और k को ही क्या लिखते हैं, q इंटू वी, एच न्यू माइनस फाइव। तो v की वैल्यू क्या आ गई, h बाई ई। तो बस फर्क किस बात पे पड़ा, इन दोनों के वैल्यूज पे, इंटरसेप्ट के। तो पहले जो स्लोप था कितना, tan थीटा पहले था h, अभी क्या आ गया, h अपॉन ई। पहले जो इंटरसेप्ट था माइनस फाइव, अब वो कितना आ गया, फाइव बाई, बोलो ई। इस साइड में स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस साइड में आ गया। इतना ही फर्क है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आपका लाइट का कंप्लीट थियरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सब कवर होता है। ठीक है, अगली चीज पे आते हैं कि भाई इसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। ठीक है, उस पर समझते हैं। इसके जो बाद का ऑब्जर्वेशन था, जो जैसे मैंने बोला था आपको, नील्स बोर की थियरी। तो इसके बाद देखा गया कि बड़ा एक अनयूजुअल सा लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया गया एटम्स को जब लाइट के पाथ में रखते हैं। ठीक है, वो क्या है, तो उसको हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, और उसके अंदर हम समझेंगे लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, उसके अंदर समझेंगे लाइट। तो देखिए बेटा, दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, और दूसरा क्या है, बोलो, लाइन स्पेक्ट्रा। होने के लिए बैंड स्पेक्ट्रा भी होता है। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है, जब व्हाइट लाइट अगर आप प्रिज्म से गुजारते हो तो पूरा आपको कलरफुल स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक पूरा कलर पैलेट देखने को मिलेगा। इसमें सारे कलर्स आ जाएंगे। कौन कौन से, विबग्योर, पूरा कलर पैलेट आ जाएगा, यहां से लेकर के यहां सारा पूरा कलर होगा, कहीं कोई गैप नहीं होगा, पूरा कलर होगा। लेकिन अगर इसी व्हाइट लाइट के सोर्स में, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, अगर इसके बीच में एक सैंपल रख दिया जाए, हाइड्रोजन एटम्स के, तो इससे जो पास होने वाली लाइट को अगर हम प्रिज्म से गुजारें, तो जो पहले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था उनके बीच में आपको लाइंस मिलने लग जाएंगी। और ये लाइंस नीचे जाकर के मर्ज होती हुई दिखते हैं। पहले गैप ज्यादा, फिर कम और कम, और फिर ये लाइंस अपीयर हो रही है ना, डार्क लाइंस, इसके वजह से इसको लाइन स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं। मजे की बात यह है कि लाइट अगर ऑफ कर दो एंड हाइड्रोजन एटम का ये जो सैंपल है आपके पास, इसको पास कर दें किससे, तो इस पे जिन जगहों पे पहले गायब हुए थे, डार्क लाइंस मिले थे,
उन जगहों पे अब ये कलर्ड लाइंस मिलते हैं। और हाइड्रोजन है तो मैं बता दे रहा हूं, पहला रेड लाइन मिलता है, ग्रीन, तीसरा ब्लू, चौथा वॉयलेट, RGBV, ये चारों कलर मिलते हैं। और ये दोनों जो लाइन है इनमें इसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो अब इन लाइंस को ध्यान से देखो तो एक एटम के बारे में क्लैरिटी आता है कि यार इसमें जो भी हाइड्रोजन एटम्स है ये कुछ कुछ वेवलेंथ वाली लाइट को सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। अब जब एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं तो इस जगह पे वो एब्सेंट हो जा रहा है, और एब्सेंट होने की वजह से उसकी एक डार्क लाइन क्रिएट हो जा रही है, मतलब वहां लाइट आया ही नहीं। इससे ये समझ में आ रहा है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लाइंस देखने को नहीं मिलती। अच्छा, इन लाइंस का एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा का जो लाइन है उसके वेवलेंथ को अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया था और उसके वेवलेंथ की वैल्यू निकाली थी कि कितना होगा ये वेवलेंथ। सबसे नेचुरल सी बात है, विजिबल का सबसे पहले हुआ था, और उन्होंने फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, H लाइक स्पीशीज, उसके लिए एक वैल्यू फिगर आउट करी थी कि 1/λ की जो वैल्यू होगी वो RZ², 1/N1² - 1/N2², जहां पे R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, lambda is wavelength of the lines, and N1 and N2 are different energy levels, and can have values N1, 1, 2, 3, 4, 5 ... infinite, where N2 must be greater than N1. तो लाइमन ने जो रिसर्च करी थी वो करी थी अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बामर ने जो रिसर्च करी थी वो किसमें करी थी? विजिबल में। और इसी तरीके से पास्चन ने किसमें करी थी रिसर्च? इंफ्रारेड। लाइमन, बामर, पास्चन। फिर ब्रैकेट एक साइंटिस्ट है, नाम ब्रैकेट है, उन्होंने रिसर्च किया था IR पे ही, इंफ्रारेड पे। फंड IR, हम्फ्री IR। तो IR पे बहुत सारे लोग मिले थे, विजिबल पे बामर एंड अल्ट्रावायलेट पे। तो इसलिए सारे लाइंस का सीरीज याद कराया था। ये सब नोट कर लिया ना? ये नोट किया था कि नहीं? नहीं किया था? कोई बात नहीं, चलो। वाइट लाइट, तो इनमें ये सीरीज है। चलो ये सीरीज को मैं अगली क्लास में आपको कंटिन्यू करता हूँ। ये अभी लाइन समझ लो। ये जो वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है इसको लिख लो, फिर हम लोग लाइमन, बामर, पास्चन ये सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर मैं क्या पढ़ाऊंगा? बोहर थियरी पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसके बाद लाइंस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, गॉट इट? चलो, दैट्स ऑल फॉर द क्लास।